चलिए तो फिर शुरू किया जाए। सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं, आज थोड़े कम बच्चे लग रहे हैं। चलो कोई नहीं। चलो तो वीडियो ऑफ कर सकते हो तुम लोग अपनी। अपन स्क्रीन पर आते हैं फटाफट से। सर डाउट, हाँ, आर्यन का डाउट रह गया था। आर्यन क्या पूछा था? वाई लेटरल, हाँ चला गया, एक बार बेटा टाइप कर देना। हाँ, वाई लेटरल इज कॉल्ड कैम्बियम। अच्छा, वो तुम्हारा पुराना वाला डाउट है। सुनो ध्यान से सभी लोग, कि जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका फंक्शन क्या है, टाइप करके बताइए जल्दी से, क्या फंक्शन है इसका? गर्थ को इंक्रीज करना। बहुत बढ़िया दिव्यांशी। अब देखिए, जब नया नया पेड़ होता है आपके गार्डन में या आपके गमले में, जो पेड़ लगे होंगे उनकी स्टेम आपने देखी है क्या? उनकी स्टेम लकड़ी जैसी है, जैसे नीम का बड़ा सा पेड़ होता है, क्या उसकी तरह स्टेम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बट जब सोचिए, जब वो एक नीम का पेड़ किसी ने स्कूल में लगाया होगा या जहाँ पे भी नीम का पेड़ आप देखते हो, जब ये लगा होगा तब क्या उसकी स्टेम क्या शुरुआत में ही वुड बन गई होगी? ठीक है, नहीं बनी होगी। बट कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद, वो जो फ्लैशी स्टेम थी नीम की, वो धीरे 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 कन्वर्ट हो गई किसमें? वुड में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो कैम्बियम है, ये कैम्बियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक फ्लैशी स्टेम को वुड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली बहुत कैम्बियम जो है उसमें भी अलग अलग टाइप से, एक कॉर कैम्बियम होता है, एक वास्कुलर कैम्बियम होता है। तो ये क्लास 11th में आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी बस इतना याद रखो कि ये जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, मतलब कि फ्लैशी स्टेम को कन्वर्ट करता है किसमें? वुडी स्टेम में। ठीक है, तो वुड बनाता है जनरली कैम्बियम। तो ये अभी आसान तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो क्लियर हो गया आर्यन के डाउट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। स्क्रीन पर आते हैं। और कुछ तो डाउट नहीं है बेटा, फटाफट से पूछ लो, फिर अपन शुरू करते हैं। स्टार्ट लिख दो, स्टार्ट। तो अपन फिर आते हैं एनिमल टिश्यू, शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए तो प्रखर वीडियो ऑफ कर सकते हो अपनी। अपन स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं फटाफट से। गूगल मीट, चलिए। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल हो गई हो तो आप विजिबल टाइप कर दो जल्दी से, तो आइडिया हो जाएगा हमें कि हाँ पर सही चल रहा है। विजिबल लिख दो। ठीक है, मतलब हो गई। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कल कुछ आपको होमवर्क दिया था। खैर अब होमवर्क तो नहीं बोलेंगे क्योंकि स्कूल में पढ़ रहे होते तो फिर होमवर्क होता, आप तो घर ही पे पढ़ रहे हो। तो वर्क दिया था आपको कि जो फ्लो चार्ट आपको फ़ोटो भेजी थी आपको याद करना था, और काफ़ी बच्चों ने उसकी फ़ोटो भेजी भी थी हमें दोबारा से लिखकर। बहुत बढ़िया। और जिसने भी फ़ोटो भेजी थी याद करके और ईमानदारी के साथ, बिना चीटिंग के, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए तालियां, सिंपल सी तालियां, बहुत बढ़िया। तो वही फ्लो चार्ट सेलिना बुक में हम देखते हैं। वो जो फ्लो चार्ट था वो सरिता अग्रवाल बुक से था। ठीक है, ये वाला जो फ्लो चार्ट हम देख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट कौन सी बुक से है? ये सेलिना बुक का फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं फटाफट से। कल अगर आपने फ्लो चार्ट याद कर लिया होगा तो इस फ्लो चार्ट को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमल टिश्यू जो है, एनिमल टिश्यू 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एपिथेलियल, दूसरा है कनेक्टिव, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है न्यूरल। न्यूरल या हम न्यूरल को नर्वस भी बोलते हैं, NERVOUS। चलिए ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी एरर होंगी, समझ जाना, तुम लोग इंटेलिजेंट तो हो ही, लिखने में कभी दिक्कत आ जाती है। चलिए, तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है अभी आगे देखेंगे। अभी इनके टाइप्स देखते हैं। स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड। अब कल आपको ये वाला स्ट्रेटिफाइड नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं, आज अपन समझेंगे स्ट्रेटिफाइड। और एक और होता है इसके साथ, उसको हम बोलते हैं सिंपल। ठीक है, कैटेगरी थोड़ी अलग होती है बट एक साथ उन्होंने बुक ने दे दिया है तो कोई नहीं, अपन समझेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल, फिर कॉलमनर, फिर सीलिएटेड कॉलमनर और फिर ग्लैंडुलर। ठीक है, इसके बाद फिर अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स में डिवाइड किया। यस, आई एम रिकॉर्डिंग आर्यन, डोंट वरी। कनेक्टिव टिश्यू जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसको शॉर्ट में हम बेटा CT प्रॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, CT प्रॉपर। CT का क्या मतलब है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक, सिंपल सा है। इसमें एरियोलर आ जाता है जो आप याद कर चुके हो कल, एडिपोस, और फिर
फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कल जो हमने डिवीजन किया था वो हमने प्रॉपर में देखा था कि इन दोनों को हमने किस कैटेगरी में रखा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये टेंडन्स और लिगामेंट को हमने किस कैटेगरी में लिखा था, टाइप करके बताओ जरा, टेंडन्स और लिगामेंट किस कैटेगरी में, डेंस में। बहुत बढ़िया आर्यन, डेंस में आते हैं, ठीक है। तो सेलिना बुक का फ्लो चार्ट थोड़ा अलग सा है बट कंसेप्ट वही है। फिर आते हैं हम सपोर्टिव, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव को हम एक नाम से और जानते हैं स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिव। जैसे कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत पहले बताया था कि हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क या सपोर्ट स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से अगर टिश्यू को सपोर्ट करना है तो हमारे पास सपोर्टिव टिश्यू होना चाहिए, और उसका एक और नाम क्या रख दिया, स्केलेटल। आर ई आर लिख रहा है, बहुत बढ़िया, सही है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर कार्टिलेज, इसमें स्केलेटल में क्या आता है, कार्टिलेज और बोन, तो इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे हम। फिर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में ब्लड आ जाता है और लिम्फ आ जाता है। 2-3 बच्चों ने ब्लड को भी आगे कैटेगराइज किया था, आकांक्षा ने किया था, आर्यन ने किया था, और प्रखर ने और ज़्यादा क्लासीफाई किया था। तो बहुत बढ़िया प्रखर, बड़े भैया की हेल्प ज़रूर मिली होगी हमें लग रहा, क्योंकि उसमें टी सेल और बी सेल भी थे। ब्लड में जैसे कि आप लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था कि उसमें आपने देखा था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को क्लासीफाई किया था। फिर डब्ल्यूबीसी में क्लासीफाई किया था ए ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 आ गए थे, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट्स में थे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। प्रखर पंचाल ने लिम्फोसाइट को भी और डिवाइड किया था, जो किसी और ने नहीं किया था, कोई बात नहीं, वो आपको नहीं आइडिया था। तो लिम्फोसाइट्स भी आगे डिवाइड करते हैं बी सेल्स और टी सेल। ये आप फाइनल टर्म के लिए पढ़ोगे जब हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो अभी परेशान नहीं होना है। इसके बाद मस्कुलर टिश्यू आ जाता है। मस्कुलर टिश्यू मसल्स समझते हो आप, तो इसमें 3 कैटेगरी आती है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। अच्छा बच्चों, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं इनके ये दूसरे नाम हैं, तो इन मस्कुलर टिश्यू में आपको इनके सारे नाम याद रखना ज़रूरी है। स्ट्रिएटेड को स्ट्रिप्ड भी बोलते हैं, वॉलंटरी भी बोलते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में आ जाता है नर्वस टिश्यू, जिसको न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम वो न्यूरॉन पढ़ते हैं। न्यूरॉन का भी बेसिक आइडिया है थोड़ा बहुत, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो ये न्यूरॉन का डायग्राम है, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं। 10th क्लास में पूरा एक चैप्टर आएगा नर्वस सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के बारे में आप दुनिया भर का पढ़ने वाले हो। तो 1 साल और है, उसके बाद आप पढ़ोगे, तो अभी हाल फिलहाल 9th क्लास से रिलेटेड अपन ध्यान देंगे इस चीज़ में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लास 10th में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो धीरे धीरे सब कुछ आएगा हायर क्लासेस में, बट अभी हाल फिलहाल ये है। तो इन 8th ऑल्सो यू टॉट, बहुत बढ़िया आर्यन, 8th की काफ़ी चीज़ें आर्यन को याद है, राजवीर को 7th क्लास का भी याद है। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपको 2 साल पुरानी चीज़ें भी याद हैं, और ऐसे ही याद रहे, और कोशिश करना कि ये लेक्चर भी ध्यान से अगर सुन रहे हो तो ये भी याद रहे, ठीक है। क्लासरूम की पढ़ाई अलग ही होती है, अलग ही मज़ा होता है, बट ऑनलाइन है तो हाल फिलहाल कोई अदर ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो ये चार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि सर ये फ्लो चार्ट में ये कहाँ से आ गया, ये कैसे आ गया, सब अपन एक्सप्लेन करेंगे, अभी सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। एक बार हम चेक कर लें कि स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, अपन एनिमल टिश्यू से शुरुआत करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं हम एनिमल टिश्यू से। तो सभी लोग बिल्कुल रेडी हैं, यस सर लिख दें, क्योंकि अपन एपिथेलियल पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आज कितना तुम लोग झेल पाते हो, जितना झेल पाओगे उतनी पढ़ाई करेंगे। ऊपर से निकलने लगे, कुछ समझ में आना बंद हो जाए तो बता देना हाल कि सर अब पल्ले नहीं पड़ रहा है, अब बख्श दीजिए, कल पढ़ेंगे, तो बता देना पहले। आर्यन फुल डे लिख रहा है। चलो अच्छी बात है, तुम लोग का बड़ा मन लगा रहता है पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो शुरू करते हैं फटाफट से। एक बार रिक्वेस्ट चेक कर लें कि किसी और को ऐड तो नहीं होना है, पता चला कोई रह जाए। चलिए, किसी और को ऐड नहीं होना है, सभी आ चुके हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं। कैरी मिनाटी की याद आ जाती है बार बार बोलते बोलते, तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। एनिमल टिश्यू की बात करते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक और ग्रीन और ब्लू ट्राई कर लेते हैं। चलिए, द मेन काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू आर एपिथेलियल, मस्कुलर, न्यूरल एंड कनेक्टिव। ठीक है, देख ही लिया आपने। ठीक है, एपिथेलियल से शुरू करते हैं फटाफट से। एपिथेलियल में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहले डायग्राम देखते हैं, थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। देखिए, इस डायग्राम में अगर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, यहाँ पे हमें एपिथेलियल टिश्यू दिए गए हैं और यहाँ पे 5 दिखाए गए हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सीलिएटेड। यहाँ पर एक यहाँ शो इन्होंने नहीं किया है, ग्लैंड्यूलर। ठीक है, एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड हम इनके साथ कैटेगरी में नहीं रखते हैं। समझते हैं पहले ये स्ट्रेटिफाइड और क्या है ये सब, तो अपन ब्लैंक स्क्रीन पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। और फिर से आपको थोड़ा याद दिला दें, सब टिश्यू में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? स्ट्रक्चर, लोकेशन और इनके फंक्शन। तो कोई भी टिश्यू आप पढ़ रहे हो, इन टिश्यू के आपको स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये एक मेम्ब्रेन पर रेस्ट करता है। इसको कैसे समझना है, जैसे कि जिस फ्लोर पर आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, जैसे भी अभी आप हैं, तो जो आपकी ज़मीन है, ठीक है, कमरे की जो फ्लोर है, वो फ्लोर मैंने ये बना दी। ठीक है, समझने की कोशिश करना। इस फ्लोर को मैंने बोल दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। बुक में नहीं लिखा हुआ है सेलिना में, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ध्यान से सुनते चलो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, उस इमेजिन करना, एल्बर्ट आइंस्टीन ने ही बोला था, क्या? इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, तो इमेजिन करते चलना और सुनते चलना कि आपकी जो फ्लोर है, ज़मीन है, उसको हमने क्या बोल दिया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब उस फ्लोर के ऊपर अगर हम कुछ सेल्स रखते हैं, ठीक है, और वो सेल्स चपटे सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स हैं, टाइल्स की तरह हैं। ठीक है, टाइल्स कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं एकदम, या प्लेट की तरह है, या रोटी की तरह चपटे हैं एकदम। और उनको हमने इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इस तरीके से क्या कर दिया? अरेंज कर दिया उन सेल्स को इस तरीके से। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स कौन से सेल्स हैं? एपिथेलियल टिश्यू हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी एपिथेलियल टिश्यू, कोई सा भी टाइप हो एपिथेलियल टिश्यू का, एवरी टिश्यू ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के एपिथेलियल टिश्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई भी मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू लगा हुआ है, वो कोई से भी शेप का टिश्यू हो, अगर एपिथेलियल टिश्यू लगा हुआ है तो वो मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो बार बार आपको बोलने की कोशिश करते हैं ताकि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए और भूलो ही नहीं। एक बार पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, ताकि रिवीजन करो तो एकदम सब कुछ फटाफट से रिवाइज हो जाए। ये नहीं कि अभी बस स्क्रीन खुली हुई है, यहाँ बड़ी आराम से लेटे हो, सो रहे हो, और यहाँ पे हम चिल्ला रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे हो, तो ऐसा ना हो। ठीक है ना? यस सर लिख दो ज़रा, हाँ, लगे कि हाँ समझ में आ रहा है तुम लोग को जो हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, पीयूष को समझ में, आकांक्षा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सुन रहे हो अगर। ठीक, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कौन सा टिश्यू मिलेगा? एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। कलर चेंज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब देखिए, एपिथेलियल टिश्यू को लेयर्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? लेयर्स के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कैसा हो जाएगा? सिंपल। और जो सेकंड पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड। क्या बोल दिया हमने बेटा? स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होगा? ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो सिर्फ एक लेयर में हो। कितनी लेयर में? एक लेयर में। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, इनकी कितनी लेयर है? ओनली 1 लेयर। अंडरस्टैंडिंग? तो ये कैसा हो जाएगा?
सिंपल। बट अगर स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कितनी लेयर दिख रही हैं, 1 2 एंड 3, और ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर एक से ज़्यादा लेयर हो एपिथेलियल टिश्यू की तब हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, स्ट्रेटिफाइड। और जब सिंगल लेयर हो एपिथेलियल टिश्यू की तब हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सो आई होप यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखेंगे यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल सेल दिखा रहे हैं, यहाँ सिंगल लेयर है, यहाँ सिंगल लेयर है, यहाँ सिंगल लेयर है, यहाँ सिंगल लेयर है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स दिखेंगी, इतनी सारी लेयर्स है। तो ये कैसा हो गया बेटा, स्ट्रेटिफाइड। और इस टाइप का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आंसर देना आप, चैट बॉक्स रेडी रखना। ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है हमारे लार्जेस्ट ऑर्गन में। कौन सा ऑर्गन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन, परसों भी जवाब दिया था, स्किन। बहुत बढ़िया निमिष, स्किन में। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफाइड कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड हो गई कैटेगरी, और एक कैटेगरी कौन सी हो गई, सिंपल। आई होप ये समझ में आया हो। और ये पॉइंट भी है, जैसे ये जो नीचे आप ये पूरी लेयर देख रहे हो तो इस मेम्ब्रेन को हमने क्या बोल दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्क्वैमस का टॉप व्यू है, कॉलमनर का फ्रंट व्यू है, यहाँ पे फ्रंट व्यू मतलब साइड व्यू एक तरीके से सीलिएटेड का, और ये इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है क्यूबॉइडल का। तो इन सब टिश्यू के नीचे अगर हम बनाना चाहें बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये तो हम सामने से साइड से देख रहे हैं, तो ये हो गई इसकी क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सीलिएटेड की ये क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पीछे की तरफ होगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे होगी, मतलब कि ये आप टॉप से देख रहे हो स्क्वैमस, तो इसके जस्ट नीचे होगी, तो वो बना नहीं पाएंगे, और बनाएंगे भी तो डायग्राम इस तरीके से खराब हो जाएगा। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रखा हुआ है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। ठीक है, फटाफट से थ्योरी पे आते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एपिथेलियल टिश्यू। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ थिन प्रोटेक्टिव कॉन्टिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स। ठीक है, जो भी लाइन समझ में नहीं आए हाल पूछना, बाकी लाइनें सिंपल हैं, जहाँ पे भी कठिन हमें लगेगा टर्म उसको हम हाल एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है, तो थिन प्रोटेक्टिव कॉन्टिन्यूअस शीट ऑफ सेल। शीट क्यों बोल रहे हैं, वो शीट सिंगल लेयर भी हो सकती है, वो शीट मल्टीपल लेयर्स की भी हो सकती है। ठीक है, location, it covers the surface of the body and lines the various body cavities and internal organ। body cavities लास्ट क्लास में बताया था, cavities मतलब empty spaces, तो वहाँ spaces जो होती है तो उसकी जो सरफेस होती है, ठीक है, मान लीजिए ये एक सेल है और ये अंदर वाला पार्ट एकदम खाली है, हॉलो है, तो ये उसकी सरफेस होगी या पेरीफेरी होगी, यहाँ पर लगा होगा क्या, एपिथेलियम। और इस टाइप का एपिथेलियम मिलता है हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स में मिलता है, एंडोथीलियम बोलते हैं। ये सब टर्म आपको एंडोथीलियम आपको सरिता अग्रवाल बुक में मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन है, सर सरिता अग्रवाल से पढ़ें कि सेलिना से पढ़ें, तो उसको कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ज़रा चैट बॉक्स में लिखना, कन्फ्यूज़ लिख देना अगर आपको प्रॉब्लम है कि सर सेलिना से पढ़ना है कि सरिता अग्रवाल से पढ़ना है। ठीक है, आर्यन तो अभी भी कन्फ्यूज़ है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे बाद में कि सेलिना बेटर है कि सरिता अग्रवाल। पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं आपको, बट आपने ध्यान से सुना नहीं। जो यूट्यूब पे फर्स्ट लेक्चर डला हुआ है ना, फर्स्ट चैप्टर का, उसमें फर्स्ट लेक्चर में ही आपको हमने बताया कि सेलिना और सरिता अग्रवाल में डिफरेंस। तो एक बार वो वीडियो दोबारा से देख लेना, और आगे अपन डिस्कस कर लेंगे फिर से दूसरी कभी लाइव क्लासेस में। चलिए, तो कैविटीज एंड इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्लड वेसल्स। इन ब्लड वेसल्स को हम यहाँ पे एक टर्म बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हम एंडोथीलियम। सरिता अग्रवाल में मिलेगा ये। ठीक है, एंडोथीलियम, तो ये इंपॉर्टेंट रखना। और भी वर्ड्स होते हैं, एंडोथीलियम, मीजोथीलियम। ठीक है, इस तरीके से, तो अभी बस ये ध्यान रखना, एंडोथीलियम इज द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। और ये एंडोथीलियम क्या है एक्चुअली, एपिथेलियल टिश्यू। बहुत बढ़िया आकांक्षा, आपके पास सरिता अग्रवाल बुक है, दोनों बुक से पढ़ें। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, एंड द, अपन स्किन चैप्टर में फ्यूचर में जब स्किन चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट में आएगा आपके ये स्किन चैप्टर दिसंबर जनवरी के टाइम, तब
डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। एंड द लाइनिंग सरफेस ऑफ द माउथ, नोज, लंग, स्टमक, तो ये आपके ऑर्गन्स हैं जहाँ पे क्या मिलने वाला है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब फिर आता है स्ट्रक्चर, लोकेशन क्लियर है, अब आता है क्या, स्ट्रक्चर या शेप। एपिथेलियल सेल्स में बी फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। और बेटा शेप के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पर ही इनको क्लासिफाई किया गया है 4 या 5 पार्ट्स में, स्क्वेमस, फिर क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर। जो आपने कल फ्लो चार्ट याद किया था उसमें ये पांचों दिए हैं। तो वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है, शेप के बेसिस पे। और अगर हम बात करें सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, टाइप करके बताओ ये सिंपल और स्ट्रेटिफाइड किस बेसिस पर क्लासिफाइड हैं। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले, लेयर्स के बेसिस पे। बहुत बढ़िया प्रखर, असद, आर्यन, आकांक्षा, बहुत बढ़िया, लेयर्स के बेसिस पे। तो बिल्कुल मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है ना। लेयर्स के बेसिस पे 2 टाइप है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। और शेप के बेसिस पे 5 टाइप है जो आपने कल याद किए थे। इस बुक में जितने दिए अपन उसको पढ़ेंगे। सॉरी। इन ऑल केसेस द सेल ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फिट टाइटली टुगेदर। यहाँ पे ध्यान रखना, epithelial tissue they are bound very closely together, that means tightly together, leaving no space between them। बेटा 2 सेल के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं, टाइप करो जल्दी से। the space between 2 cells is called what, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक ठीक। आर्यन का एक क्वेश्चन आया, सर आई सेड लोकेशन। हाँ आर्यन ने गड़बड़ कर दी, ठीक ठीक, एल दिख गया तो उसमें लोकेशन लेयर में हम भी कंफ्यूज हो गए, ठीक। नहीं दिव्यांशी, इंटरसेलुलोस नहीं है, इंटरसेलुलर। सेल मतलब, सेल तो समझते ही हो, इंटर मतलब किसी 2 के बीच में, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इंटरसेलुलर, 2 सेल के बीच का स्पेस। तो यहाँ पर 2 सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें, जो इटैलिक्स में लिखे हैं फंक्शन, बिल्कुल रट लेना, इसको समझेंगे अपन, परेशान नहीं हो। पहला फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, पता है हमें स्किन में होता है प्रेजेंट, तो प्रोटेक्ट करता है। और हमने पढ़ा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, स्किन। एब्जॉर्प्शन, कोई भी जो सब्सटेंस है उनको एब्जॉर्ब करने के काम आता है। जैसे अगर हम बात करें हमारी बॉडी में बेटा एब्जॉर्प्शन कौन सा ऑर्गन करता है, कोई बताएगा, एब्जॉर्प्शन कौन सा ऑर्गन करता है। स्किन क्या एब्जॉर्ब करता है, स्किन ठीक है, स्किन आपके पर्सपेक्टिव से समझें तो ठीक है बेटा। स्किन ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो स्किन ऑयल को सिक्रीट करता है। सिक्रीट मतलब यूजफुल मटेरियल बाहर निकलना, एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना। तो जैसे आपने अभी सुबह सुबह नाश्ता किया था, तो पेट के अंदर खाना गया कि नहीं, तो वो खाना क्या पेट के अंदर बना ही रहता है क्या, नहीं बना रहता। आपके जो स्टमक की वॉल्स हैं, ये स्टमक की वॉल्स उस फूड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। मतलब कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ, स्टमक में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। व्हेन डू वी डू ऑयलिंग इन आवर हेयर, ठीक है। असद, इससे हम एग्री कर रहे हैं कि जब बालों में तेल लगाते हैं तब एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ठीक है, सबका अपना अपना नज़रिया है इस क्वेश्चन को समझने का, बट जो हम समझाना चाह रहे थे वो क्या था कि एब्जॉर्प्शन, जब आप खाना खाते हो तो एलिमेंट्री कैनाल में फूड जा रहा है, तो फूड जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है सिक्रीशन एज एन इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम अभी आएगा आपके सेकेंड टर्म में, पता नहीं आप जब भी पढ़ो आप। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। इंटेस्टाइन है, वो इंटेस्टिनल जूस को सिक्रीट करता है। जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। और ये सारे सिक्रीशन कहाँ जाते हैं, स्टमक में जाते हैं, इंटेस्टाइन में जाते हैं, या पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में। तो सिक्रीशन हो गया। तो आपको ये तीनों वर्ड समझ में आ गए हैं, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, और फिर लास्ट आता है सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन का मतलब है कि कभी ना कभी आप अपने पापा या मम्मी से तो झापड़ खाए होगे, पापा मम्मी से नहीं खाए होगे तो टीचर से तो खाए होगे, और हमसे अगर कभी झापड़ खाए हो तो बहुत ही किस्मत वाले हो। वैसे आप
काफ़ी लोग नहीं पिटे हैं, तो बहुत अच्छी बात है नहीं पिटे हो। बट जब भी आपने झापड़ खाया या पिटे हो असद हंस रहा है, चलो ठीक है। तो जब भी आप पिटे हो तो कैसा लगता है, मज़ा आता है, झुनझुनाहट सी हो जाती है गालों में, राइट। तो यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो सेंसरी वाला काम करते हैं, पेन के सिग्नल्स ले जाते हैं आपके ब्रेन तक। तो वहाँ नर्वस टिश्यू भी काम आता है, न्यूरॉन्स भी काम आते हैं, और साथ ही साथ सेंसेशन वाला जो भी सीन होता है वो एपिथेलियल टिश्यू कराता है। सेंसेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, कोल्ड, तो ये सारे जो स्टिमुलस होते हैं ये को क्या हो गया, सेंसरी परसेप्शन। तो आपको ये जो पेन, प्रेशर, हीट, टच, कोल्ड, जो पिंच होता है, ये सब जो फील करते हो, ये एक्चुअली फीलिंग कौन रिसीव करता है, एपिथेलियल टिश्यू, और फिर वो न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन तक भेजता है और आपको वो फील होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो स्क्वेमस शुरू करते हैं। यहाँ तक आपको होपफुली सभी को क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं स्क्वेमस पर, ठीक है। बोर होने लगो तो बता देना, कोशिश पूरी है हमारी कि बोर ना हो। आई होप मज़ा आ रहा होगा सभी को। चलिए, कल का लेक्चर मिस हो गया था, कल नहीं हो पाया था, थोड़ा इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर थिन, फ्लैट, ठीक है। अब इनका मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। थिन, पतला, फ्लैट, चपटा, ये सब समझते हो तुम लोग। थिन, फ्लैट विथ प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ईजिली विजिबल, जो बड़ी आसानी से दिखाई दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर क्या बिना माइक्रोस्कोप के स्क्वेमस को देख लेंगे, नहीं बेटा, माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो न्यूक्लियस आसानी से दिखाई दे जाता है। तो उसका मतलब है क्या, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट के लिए एक टर्म और यूज करते हैं हम, डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट। चलिए, तो प्रोमिनेंट या डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई क्लोजली पैक्ड। एग्जांपल, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ। माउथ की अगर बात करें, जो चीक्स होती हैं, इनर साइड होती है आपकी चीक्स की, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं स्क्वेमस। नेजल कैविटी, नेजल का यहाँ मतलब है नोज से रिलेटेड, नाक के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ब्लड वेसल्स, फटाफट से ज़रा टाइप करके बताओ, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, देखते हैं किसी ने ध्यान से सुना था 5 मिनट पहले। व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल कॉल्ड? हैप्पी। चलो थोड़ा सा स्क्रीन हम स्विच कर रहे हैं तो बताना जल्दी से, देखते हैं कौन बता पाता है। दिखा? अभी भी किसी ने सही नहीं बताया। अब तो दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, फिर भी नहीं बता पा रहे हो। एंडोथीलियम, बहुत बढ़िया। इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एंडोथीलियम, ठीक है। तो भूलना नहीं है, ये याद रखना है। शुरू करते हैं। द स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोटेक्ट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन काम आ गया। द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ मैकेनिकल, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स, हार्मफुल केमिकल्स एंड ड्राइंग अप। तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ समझने का ज़्यादा नहीं है, बस ये ध्यान इनका शेप याद रखना है। स्ट्रक्चर कैसा है, थिन है, फ्लैट है, स्ट्रक्चर हो गया। लोकेशन क्या हो गए, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, नेजल कैविटी, ब्लड वेसल। और अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो प्रोटेक्शन हो गया किससे, मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स, हार्मफुल केमिकल्स और ड्राइंग अप। तो ये आपका स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन बड़े आसानी से खत्म हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज लिम्फ, बेटा सब बाद में आएगा, अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना। अभी कनेक्टिव टिश्यू कहाँ शुरू किया, तो अभी सब्र करो, सब्र करो आर्यन। अपनी आदत को भी थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो, जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अभी पूछो, ठीक है ना। हाँ, बाकी आपको डाउट पूछा है तो कभी मना थोड़ी किया, हमेशा बताया है। बट अभी जैसे लेक्चर चल रहा है, अब आपको हम लिम्फ वेसल शुरू कर देंगे बताना, तो फिर आगे कंटिन्यू कैसे होगा, ठीक है। बाकी जो भी वैसे डाउट्स हो आउट ऑफ द टॉपिक, आप हमेशा SMS पे पूछ सकते हो, आपको बताया ही है, ठीक है। तो अभी फोकस करो इधर पे जो पढ़ा रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि मल्टीपल लेयर्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट्स रिटन देयर। अरे कहाँ लिखा, अरे
सॉरी सॉरी, यहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है ठीक है, ध्यान नहीं दिया बेटा आर्यन, चलो थैंक यू पॉइंट आउट करने के लिए, बेचारे को सुनने को मिल गई, कोई बात नहीं। लिम्फ वेसल्स की अगर हम बात करें तो लिम्फ वेसल्स में बेटा लिम्फ फ्लो करता है, जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ही लिम्फ वेसल्स में लिम्फ फ्लो करता है, फ्लूइड होता है। अब ये लिम्फ एक्चुअली होता क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक, अभी नहीं। चलिए स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं। फाउंड इन द स्किन एंड द कॉर्निया, कॉर्निया कोई बताएगा कहाँ प्रेजेंट होता है? जिस ऑर्गन से इस स्क्रीन को देख पा रहे हो, इस कॉर्निया को लिखा हुआ देख पा रहे हो, वहां प्रेजेंट होता है आईज, ठीक है। तो ये भी 10th में पढ़ोगे डिटेल में। तो कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ द आई। तो कॉर्निया में स्ट्रेटिफाइड मिलेंगे, स्किन हम आपको बता ही चुके हैं, स्किन में स्ट्रेटिफाइड होते हैं। कंपोज्ड ऑफ, ये आगे देखिए, कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स। देखो मल्टीपल लेयर्स है, उसके लिए हम एक टर्म बोलते हैं क्या, स्ट्रेटा, और स्ट्रेटा से ही टर्म आया क्या, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना, समझ रहे हो, स्ट्रेटिफाइड, इस तरीके से ये टर्म बना है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड क्लियर है। क्यूबॉइडल की बात करते हैं, इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ किडनी। इसको बेटा देखिए, स्क्वैमश को हम स्क्वैमश क्यों बोलते हैं, स्क्वैमश का जनरली मतलब है फ्लैट, चपटे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे तो सेल्स कैसे हैं, चपटे सेल्स हैं, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, आप शायद देख नहीं पा रहे होगे। यहाँ पे सेल्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट, ठीक है। यहाँ पे क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल की बात करें, क्यूबॉइडल से आपको याद होगा क्यूब, ठीक है ना, क्यूब बनाते हैं बढ़िया सा, ये बढ़िया सी ट्रिक सीखी थी हमने बचपन में, ऐसे करके ये क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो ये शेप कैसा होता है इनका, क्यूब शेप, इसीलिए क्या नाम बोला, क्यूबॉइडल। फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, क्लास 10th में पढ़ेंगे, किडनी ट्यूब्यूल्स के कुछ पार्ट होते हैं, आपको 8th में भी पढ़ाया था हमने, 7th में भी शायद पढ़ाया था, 6th या 8th में आपने पढ़ा था। किसी को याद हो अगर, पीसीटी डीसीटी, कुछ याद है किसी को, पीसीटी डीसीटी जो नेफ्रॉन में मिलता था, याद हो तो यस लिख दो, नहीं हो तो नो लिख दो। ठीक है, किसी को याद नहीं है, चलो फुल फॉर्म, जिसको याद है फुल फॉर्म, किसी को आइडिया है पीसीटी का फुल फॉर्म, फटाफट से स्पीड में रॉन्ग स्पेलिंग में लिख दो ताकि जल्दी से टाइप हो जाए। पीसीटी इज, वेट कर रहे हैं हम, किसी को आता हो तो लिख दो। चलो किसी को नहीं आता है तो हाल फिलहाल किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, क्लास 10th में आएगा। फुल फॉर्म हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। तो 10th में पढ़ोगे, क्लास 10th में आएगा, परेशान नहीं हुआ। तो किडनी में प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स इज बेसिकली व्हाट, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन तो पता होगा ना। साउंड प्रॉब्लम होने लगी, अरे क्या बात है। लेट मी चेक माई इंटरनेट कनेक्शन देन, इंटरनेट तो सही चल रहा है। हेलो हेलो सर, रिपीट द फुल फॉर्म, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। बाकी स्पेलिंग सर्च कर लेना इंटरनेट पे, अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। एंड इन सम ग्लैंड्यूलर डक्ट्स, ग्लैंड्यूलर मतलब ग्लैंड, जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो डक्ट्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है। वैसे लिवर है, कुछ डक्ट्स के नाम बोल रहे हैं, याद नहीं रखना है, बाद में काम में आएगा। जैसे लिवर है, लिवर से जो डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर से जो निकलती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, पेनक्रियास से जो निकलती है उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जो डक्ट्स होती हैं इनमें भी कौन से एपिथेलियम मिलेंगे, क्यूबॉइडल, ठीक है। आवाज़ की प्रॉब्लम क्लियर हो गई है। सच एज दोज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से जो डक्ट निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सलाइवरी डक्ट। तो यहाँ पे आपको हमने 4 डक्ट्स बताई, सलाइवरी डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट। तो ये 4 डक्ट्स में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियल देखने को मिलेगा, शेप कैसा होगा, क्यूब की तरह, ठीक है। कॉलमनर की बात करते हैं बेटा, कॉलमनर को समझते हैं अपन फटाफट से। जैसे ये मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन,
ठीक है, ये मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब कॉलमनर, कॉलमनर का जो शेप होता है वो पिलर की तरह होता है, पिलर लंबे लंबे होते हैं, तो इस तरीके से ये जो सेल्स होते हैं इस तरीके से ये पिलर लाइक सेल्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे डायग्राम भी अगर अपन देखना चाहें तो ये रहा, देखो ये रहा क्यूबॉइडल का डायग्राम, क्यूब शेप इस तरीके से दिखते हैं, 3D आपको दिख रहा होगा इस तरीके से क्यूब शेप। और ये हो गए कैसे, कॉलमनर, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये पिलर लाइक कॉलमनर सेल्स लगे हुए हैं। कंटेन वर्टिकली अरेंज सिलिंड्रिकल और ब्रिक लाइक सेल्स। ठीक है, वर्टिकली अरेंज सिलिंड्रिकल, सिलेंडर समझते हो, ब्रिक लाइक सेल ईंटों की तरह। दीज, ईंटें जनरली कैसे लगते हैं, हॉरिजॉन्टली, समझ जाओ ईंटें जो है अपन ने कैसे लगा दी है, इस तरीके से। ठीक है, वर्टिकली लगा दिए ब्रिक्स, तो इस तरीके से हो जाएगा। These cells are usually tall in size. Columnar epithelium generally found in the inner lining of the stomach and intestine. एक हमने पढ़ा था क्या, एंडोथीलियम, याद होगा आपको, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे एक और टर्म बताने वाले हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इनको हम बोलते हैं मीजोथीलियम। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोथीलियम। जो हमारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी इनर लाइनिंग को हम मीजोथीलियम बोलते हैं। तो मीजोथीलियम में कॉलमनर मिल रहा है और एंडोथीलियम में एपिथीलियल मिलता है। ठीक है, ऑल इनर ऑर्गन्स, यस बेटा, इनको हम जनरली बोलते हैं विसरल्स ऑर्गन, VISCERAL, विसरल ऑर्गन, जो भी हमारे डाइफ्रेम के जो नीचे होते हैं, ठीक है, रिब केज के जो नीचे जितने ऑर्गन है, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, लिवर, ये सब जो है इनको विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं। और इन विसरल ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग को हम मीजोथीलियम बोलते हैं। ठीक है आर्यन, हो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीलिएटेड, अब देखो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम कितना सिंपल सा है। ये हमने क्या बना दिए थे, ये हमने ब्रिक लाइक कॉलम्स बना दिए थे। अब इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज हो जाए, इस तरीके से हेयर फॉलिकल्स अगर लग जाए, इन हेयर फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, सीलिया। तो अगर कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स में सीलिया लग जाते हैं तो हमने क्या टर्म बना दिया, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। समझ रहे हो, तो कुछ भी कठिन नहीं है। अब इन सीलिया का काम क्या है समझने की कोशिश करना। हमारे जो विंड पाइप है, विंड पाइप का बायोलॉजिकल नेम कौन बताएगा, फटाफट से लिखो। जो विंड पाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। नहीं बेटा, ईसोफेगस होता है फूड पाइप। रुचिजा, आर्यन, ईसोफेगस फूड पाइप होता है, खाना जाता है। जो मटर पनीर खाते हो, मलाई कोफ्ता खाते हो, वो जाता है ईसोफेगस से। ठीक है, विंड पाइप से हवा जाती है जब सांस लेते हो, तो उसको बोलते हैं क्या, टी से शुरू होता है, देखते हैं कौन सही गैस कर पाता है। ट्रैकिया, बहुत बढ़िया राजवीर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। किसको, विंड पाइप को। अब देखिए 24 घंटे आप प्योर ऑक्सीजन, या हम बोले प्योर एयर, तो आप नहीं इनहेल कर रहे हो। घर पे हो तो साफ सुथरी हवा है, भीड़ में कहीं जा रहे हो, मिट्टी वाले एरिया में कहीं जा रहे हो, सिटी में कहीं घूम रहे हो, तो वहाँ पे धूल, मिट्टी, जर्म सब कुछ है, और वो सारा आप इनहेल कर रहे हो, और वो सब कहाँ पहुँच रहा है, ट्रैकिया में। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर नोज़ में भी तो सीलिया होते हैं। बिल्कुल होते हैं बेटा, और वो सीलिया जो नोज़ में हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो भी जर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, बट 100% प्यूरिफिकेशन तो नहीं होता है ना। इसीलिए आगे चल के सीलिया जो है वो ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्लीन एयर है या जो इम्प्योर एयर है वो नीचे की तरफ जाती है अपने ब्रोंकस में, और जो जर्म पार्टिकल है वो सीलिया उसको वापस बाहर की तरफ भेजने की कोशिश करती है। जो सीलिया है वो इस तरीके से, जैसे ये सीलिया, ये टू फ्रो मोशन करता रहता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जैसे पेंडुलम करता है ना, समझ रहे होगे। अब इसको कैसे समझाएं, ऐसे 3 तरीके से ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है पेंडुलम, इसी तरीके से। सर हाउ डू दे डू सो,
सीलिया। तो वही तो बता रहे बेटा, पेंडुलम की तरह इस तरीके से ये मोशन करते हैं और ये बैकवर्ड की तरफ पुल करते हैं, तो जर्म्स पार्टिकल है वो बाहर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जैसे नाक में बहुत सारी मिट्टी या धूल चली जाए तो किसी किसी को एलर्जी होती है तो छींक आ जाती है। लोग स्नीज करते हैं, स्नीज क्यों करते हैं? ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल ट्रैप है वो यहाँ से वापस चली जाए, ट्रैकिया से होते हुए, नोज से होते हुए सीधे बॉडी के बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से सीलिया काम करते हैं हमारे ट्रैकिया में। ठीक, और कहाँ काम करते हैं? क्लास 8th में आपको 3rd चैप्टर याद होगा जो हमने पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा था, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, आप लोग लेबल करोगे जो हम पूछेंगे, देखते हैं किसको कितना याद है। ठीक है, थोड़ा सा रफ डायग्राम कोशिश करेंगे बनाने की, आई होप थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ठीक है, ये रफ डायग्राम है, हम बस ये जानना चाहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, किसको याद है देखते हैं। फिब्री नहीं, जो फिब्री होता है वो बेसिकली फिब्री नहीं होता है, फिम्ब्री होता है। ठीक है, फिम्ब्री। हाँ, यहाँ पे किसी ने जवाब दिया, पीयूष पटेल ने जवाब दिया। पीयूष एकदम सही जवाब है, पीयूष ने लिखा है फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? फेलोपियन ट्यूब। फिलामेंट भी गलत जवाब है, संजीव कुमार। तो फिलामेंट भी गलत जवाब है, सही जवाब क्या है? फेलोपियन ट्यूब। अब देखिए, ओवरी से क्या निकलता था? एग निकलता था। सब कुछ क्लास 8th का है, ध्यान से अगर पढ़ा होगा 1 साल पहले तो याद आ रहा होगा। ओवरी से एग सेल निकलता है ओव्यूलेशन करके, और वो फिम्बरी में जाके कहाँ पहुँचता है? फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब से उस एग सेल को कहाँ बढ़ना है? आगे की तरफ बढ़ना है, फर्टिलाइजेशन होके फिर यहाँ पे उसको इम्प्लांटेशन करना है, और फिर 9 मंथ बाद बेबी क्या हो जाता है? बॉर्न हो जाता है। तो ये जो एग सेल है, उस एग सेल का आगे की तरफ मूवमेंट कराने के लिए फेलोपियन ट्यूब में क्या लगे होते हैं? सीलिया। ये सीलिया, इसको जूम करके अपन इस डायग्राम में देखते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पे क्या लगे होते हैं? ये लगे होते हैं पूरे फेलोपियन ट्यूब में क्या? सीलिया। और ये जो है, ये हो गया एक्सेल। तो ये सीलिया आगे की तरफ इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, इस तरीके से, और इस एक्सेल को आगे की तरफ पुश करते हैं। तो ये काम होता है किसका? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का। समझ में आया बच्चों? थ्योरी देखते हैं फिर, चलिए। ठीक है, 8th क्लास का था, 10th क्लास में फिर से आएगा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो, एट सम प्लेसेस इन द बॉडी सच एज द लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, यहाँ लिखा हुआ है क्या? ट्रैकिया दैट इज विंड पाइप, कॉलमनर एपिथेलियम इज सीलिएटेड। ठीक, यहाँ पे विंड पाइप का एग्जांपल दिया है, बट यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का एग्जांपल नहीं दिया है, तो आपको याद रखना है। The cells of ciliated epithelium have thread-like protoplasmic projection। क्या मतलब है प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन का? प्रोटोप्लाज्म समझते हो? चैप्टर 1st में हमने पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, एक सिंपल सा टर्म है प्रोटोप्लास्ट। बोर तो नहीं हो रहे हो बच्चों? प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं, चलो। नहीं हो रहे हैं बच्चे बोर? ठीक है, बोर होना भी नहीं चाहिए, है ना। क्लासरूम में या कोचिंग में थोड़ी बैठे हो जो बोर हो रहे होगे। घर पे हो, बढ़िया आराम से पंखा चलाओ, ईयरफोन लगाओ, बिस्किट खाओ, मैंगो शेक पियो, ऑरेंज जूस पियो, जो करना है करो, और साथ में सुनते जाओ और आंसर देते जाओ, तो और बहुत मज़े से पढ़ो, तो मज़ा आएगा, है ना असद? चलिए, तो प्रोटोप्लास्ट समझते हैं बेटा। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? हमने चैप्टर 1st में पढ़ा था कि भाई ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, और अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों हम हटा दें तो सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा क्या? साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है। तो ये पूरा कंटेंट जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सिंपल सा मतलब कि प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सिंपल। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, मतलब कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये कुछ इस तरीके से प्रोट्रूड करता है आउटवर्ड, और इस तरीके से ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बना देता है। और इसी प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को बच्चों हमने क्या बोला? सीलिया। क्या बोला? सीलिया। समझ गए प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन?
एट देयर फ्री एंड मतलब ये जो पूरा एंड जो फ्री है, ठीक। और साथ में फ्री एंड का और क्या मतलब है, जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है तो ये वाला एंड थोड़ी फ्री है, अंदर वाला एंड फ्री है, तो यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा। व्हाट इज प्रोटोटो, प्रोटोट पूरा लिखो बेटा, क्या पूछ रहे हो, प्रोटोट स्पेलिंग पूरी लिखो। जस्ट नाउ यू सेड प्रो, ये बोल रहे होंगे बेटा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट ये वाला टर्म बोल रहे होंगे, प्रोटोप्लास्ट ये वाला, ठीक है। प्रोटोट कोई नहीं, ऐसा कोई टर्म नहीं है, आपने शायद गलत सुन लिया होगा या गलती से बोल दिया होगा। प्रोटोप्लास्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। द सीलिया constantly keep lashing and move the material which enter the region। lashing का मतलब क्या, पेंडुलम की तरह इस तरीके से मोशन करता रहता है इस तरीके से, ताकि जो मटेरियल है, चाहे वो जर्म्स हो चाहे वो ओवा हो, उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपन, ग्लैंडुलर कनेक्टिव, फिर अपन कल शुरू करेंगे, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है, अभी थोड़ा और डिस्कशन करेंगे अपन कि किस तरीके से जो अपन क्विज है ऑनलाइन जो टेस्ट आपका लेना है वो किस तरीके से लेंगे। तो अभी ये एक पैराग्राफ और फिर 5 मिनट और एक्स्ट्रा लेंगे, फिर अपन ख़त्म करेंगे, ठीक। कल कनेक्टिव टिश्यू शुरू भी कर देंगे। चलिए ग्लैंडुलर की बात करते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर का क्या मतलब है कि मॉडिफिकेशन, मतलब जो टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, ये मॉडिफाइड कर जाएंगे किसमें, ग्लैंड्स में, ठीक है। और ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा, सिक्रीशन, समझ रहे हो, ग्लैंड का काम क्या है, सिक्रीशन। जैसे सलाइवरी ग्लैंड हुआ, ठीक, और लीवर हुआ, ये भी ग्लैंड है। स्किन में कई सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करता है, सही बात है आर्यन, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं ये। ऑल्सो काइंड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब कि वेन कॉलमनर एपिथेलियम, एक चीज और, वेन क्यूबॉइडल, जब बेटा कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम मॉडिफाई कर जाते हैं इस तरीके से कि वो सिक्रीशन करने लगे कुछ केमिकल सब्सटेंस का, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, ग्लैंड्यूलर। कंटेन सम लार्ज सेल्स एंड सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स, उन सेल्स को बेटा हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है। गॉबलेट सुन के किस किस को स्पाइडरमैन की याद आई किसी को स्पाइडरमैन की याद आई क्या गॉबलेट सुन के, किसी को नहीं आई। चलो उसमें ग्रीन गॉबलिन होता है ना, चलो तुमने देखी नहीं होगी, आई रिमेंबर गॉबलिन, ठीक ठीक है, वही 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 गॉबलिन, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, गॉबलेट सेल। इनका एक नाम और होता है ग्लियल, GLIAL, ग्लियल सेल। तो नाम याद नहीं रखना है, सरिता अग्रवाल बुक में गॉबलेट सेल या ग्लियल सेल दोनों में से कोई एक शायद दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सच सेल्स आर कॉमन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। बच्चों फटाफट से आंसर लिखो, व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन कॉल्ड। अब एकदम सही जवाब आना चाहिए फटाफट से, मीजो। आगे बेटा आगे क्या होगा, मीजो के आगे तो लिखो, सब मीजो मीजो एक शुरू होता है पूरा, मीजोथीलियम, ठीक है। सबसे पहले जोया ने लिखा, बहुत बढ़िया जोया बेटा, मीजोथीलियम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, एट सर्टेन प्लेसेस इन द बॉडी द ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फोल्डेड इनवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट हॉलो और ट्यूब्यूलर ग्लैंड। अभी हाल समझते हैं इस लास्ट की 3 लाइनों को। लोकेशन देखते हैं कहाँ प्रेजेंट होता है ये, स्वेट ग्लैंड, ठीक है। पसीना जिस ग्लैंड से आता है स्किन में प्रेजेंट होता है। टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड बेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, स्किन में कि किडनी में आईज में, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं तो कोई किडनी लिख दे, कोई स्किन लिख दे, ठीक है। आंसू बेटा आंखों से ही आते हैं, ठीक है ना। तो टीयर ग्लैंड और द लिवर। इस लाइन को दोबारा से रीड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, इस जगह से रीड करेंगे। एट सर्टेन प्लेसेस इन द बॉडी, अब सर्टेन प्लेस कौन कौन सी हो गई, स्वेट ग्लैंड या टीयर ग्लैंड। द ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फोल्डेड इनवर्ड्स टू फॉर्म कॉम्पैक्ट हॉलो और ट्यूब्यूलर ग्लैंड। समझते हैं फटाफट से इस चीज को। देखिए जो सेल है वो इस तरीके से क्या है, एक नॉर्मल सेल है, ठीक है। जब सीलिया बनता है तो सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से आउटवर्ड
प्रोट्रूड करती है। और इसको हमने बेटा क्या टर्म दिया था, अभी लिखिए जरा, इस पार्ट को हमने क्या टर्म दिया था, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। क्या बोला था इसको, किसी को याद नहीं आ रहा, सब भूल गए। हाँ, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, स्क्रीन दिखाना पड़ेगी तुम लोग को। देखो फटाफट से, सामने आंसर लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, फोकस करो जल्दी से। क्या लिखा हुआ है ये, सी लिया, भूल जाते हो तुम लोग। चलिए, तो यहाँ पे बेटा ये बाहर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोट्रूशन, इस टर्म को, कोई भी मेम्ब्रेन है उससे कोई चीज़ बाहर की तरफ निकल रही है, उसको हम एक टर्म बोलते हैं ई वेजिनेशन। ठीक है, नई चीज़ है, कोई सी बुक में नहीं मिलेगा आपको हाल फिलहाल 9th-10th में, ध्यान से सुनो। क्या बोलते हैं, ई वेजिनेशन। वहीं अगर कोई सेल की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ प्रोट्रूड कर जाए, मतलब कि यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाए, प्रोजेक्शन बन जाए, तो हम टर्म देते हैं इवेजिनेशन। और अगर अंदर की तरफ हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, इनवेजिनेशन। तो वर्ड में ही समझ में आ रहा होगा, अंदर की तरफ इनवेजिनेशन, बाहर की तरफ इवेजिनेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ग्लैंडुलर टिश्यू का, कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, इनवेजिनेट कर जाते हैं, कुछ इस तरीके से। ये हमने एक टिश्यू बनाया और यहाँ पे इस तरीके से ये क्या कर गए, इनवेजिनेट कर गए, और ट्यूब्स की तरह क्या बना लिए इन्होंने, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये क्या हो गए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि अंदर की तरफ हो गए। और फिर ये सिक्रीशन करते हैं केमिकल सब्सटेंस का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी फंक्शन है वो किया जाता है। ठीक है ना, कॉलम की तरह हो जाते हैं। तभी ग्लैंडुलर जो है बेटा, ये किसका मॉडिफिकेशन बोला हमने, कॉलम का। ठीक है ना, बहुत बढ़िया आ रहा है। दोबारा से रीड कर रहे हैं, एट सर्टेन प्लेसेस इन द बॉडी द ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फोल्डेड इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब क्या हुआ इनका, इनवेजिनेशन, टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट हॉलो और ट्यूबुलर ग्लैंड। कॉम्पैक्ट मतलब पास पास, हॉलो मतलब खोखला। तो यहाँ पे ये वाली जो स्पेस है, बीच की जो स्पेस है, ये कैसी हो गई, हॉलो स्पेस हो गई, और ये पूरा एक क्या बन गया, ग्लैंड बन गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज अपन ने लग रहा है। चलो, सोया को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं। यहाँ पे समाप्त होता है। अब थोड़ा सा और अपन क्विज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से अपन लाइव टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। तो स्क्रीन स्विच कर रहे हैं हम वापस, और देखना कि हम दिखाई देने लगे हैं। चलिए फटाफट, अगर विजिबल हो हम तो विजिबल लिख दो जल्दी से, कि विजिबल हैं, लिख दो फटाफट से। चलो, विजिबल है, आर्यन का मैसेज आ गया। तुम लोग भी चाहो तो अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो, ताकि हम भी देखें कौन कौन है इधर। चलो ठीक है, तो समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है बेटा ऑनलाइन क्लासेस में। प्रखर पंचाल कहाँ गायब हो गया ये। ठीक है, वीडियो ऑन कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन अगर बढ़िया वाला हो आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात ना हो तो। चलिए ठीक है, बाकी टाइप चैट बॉक्स में करते रहना फटाफट से, जो हम बताते जाएं। अब सुनो, किस तरीके से आपका टेस्ट होगा। सोच रहे हैं कि टेस्ट, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट कब लिया, कल ले लिया जाए टेस्ट, कि कंटिन्यू करना है, इस चैप्टर को ख़त्म करना है। टाइप करके बताओ जल्दी, कल टेस्ट ले लें या पहले इस चैप्टर को ख़त्म करें फिर टेस्ट लें। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, ठीक है, 3 बच्चों ने लिख दिया, सभी कह रहे हैं कि कंटिन्यू। अरे टेस्ट का तुम लोग का कभी मन नहीं होता है। चलो ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे अपन इसको फिर कल, बट आगे किस तरीके से टेस्ट होगा वो समझना। देखो, टेस्ट में 5 क्वेश्चंस होंगे MCQ। ठीक, पूरा कंसेप्ट समझना कि किस तरीके से टेस्ट होगा। कौन कौन ये लेक्चर वगैरह, वीडियो वगैरह लैपटॉप पे देख रहे हैं या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, मोबाइल पे नहीं, डेस्कटॉप पे देख रहे हैं। ठीक है, निमेश लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे देख रहा है, ठीक है। और कोई,
ठीक है, तो समझना ध्यान से, क्योंकि टेस्ट के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट, आपको दो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी। लैपटॉप पे तो मल्टीपल टैब ओपन हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो अपन ने क्लिक किया, टैब चेंज कर लिया कि एक ही टाइम पे आपने गूगल भी खोल लिया, एक ही टाइम पे आपने यूट्यूब भी खोल लिया टैब्स के थ्रू। ठीक, जो यूज़ करते हैं वो समझते होंगे। मोबाइल में अगर आप कर रहे हो तो अगर आपके पास दो मोबाइल अवेलेबल हैं, ठीक है, दो मोबाइल अवेलेबल हैं, एक तो जो अभी मोबाइल से देख रहे हैं, तो एक तो ये मोबाइल से आप इस पे रहोगे कॉन्फ्रेंस पे, दूसरे मोबाइल से आप टेस्ट दोगे। ठीक, और तीसरा ऑप्शन है एक ही मोबाइल से आपको लेक्चर भी सुनना है और साथ में टेस्ट भी देना है। तो तीनों चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो टेस्ट होगा वो लाइव स्ट्रीम होगा यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम पे टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा। अब यूट्यूब पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको मिलेंगे कि किस तरीके से होना है। अब वहाँ पे आपको फिर एक वेबसाइट ओपन करनी होती है, वो लिंक वगैरह सब आपको बाद में बता दिया जाएगा। उस वेबसाइट में एक कोड डाला जाएगा, उस वेबसाइट में कोड डालोगे जो हम बताएंगे, तो उस कोड से आप उस क्विज के अंदर एंटर करोगे, उसमें अपना नाम डालोगे और सबमिट कर दोगे, तो आप वो क्विज ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली समझना, एक ही टाइम पे यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग भी चल रही होगी, ठीक है, और उसी टाइम पे दूसरी स्क्रीन पे आप वो टेस्ट ज्वाइन कर चुके होगे, क्विज ज्वाइन कर चुके होगे। मतलब कि कितनी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, दो। तो अगर लैपटॉप पे हो तो दो टैब खोल लोगे, एक यूट्यूब का जिसपे हमारा लेक्चर सुनते रहोगे जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और दूसरे टैब में वो वेबसाइट खोल लोगे। ठीक है, तो लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो अलग अलग मोबाइल हैं, तो एक मोबाइल में आपने यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम देख रहे हो और दूसरे मोबाइल में आप वो वेबसाइट खोल के टेस्ट दे दोगे, समझ रहे हो। तो एक ही टाइम पे दो जगह रहने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो हो गई। अब तीसरी बात, जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, सिर्फ एक ही मोबाइल है, दूसरा नहीं है, तो उसमें आपको स्विच करना पड़ेगा बार बार। जैसे रीसेंट विंडो से आप ऐप स्विच करते हो ना, तो आपको YouTube स्विच करना पड़ेगा, और जैसे ही क्वेश्चन चालू होगा आपको गूगल क्रोम पे स्विच करना पड़ेगा, जिसमें आप वेबसाइट ओपन करके रखोगे। उस वेबसाइट में जैसे ही आपने अपना आंसर दे दिया, वापस आपको YouTube पर स्विच करना पड़ेगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आएगा तो वापस आपको गूगल क्रोम पे स्विच करना पड़ेगा, है ना। अगर एक ही मोबाइल है तो एट अ टाइम आप कोई एक चीज़ कर पाओगे। अब आपके मोबाइल में अगर स्प्लिट स्क्रीन का फीचर है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल विंडो भी आ जाती है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं ये, एक ही स्क्रीन एक ही टाइम पे स्प्लिट स्क्रीन हो जाती है। आजकल मोबाइलों में फीचर है ये स्प्लिट स्क्रीन वाला, देखना अपने मोबाइल में, तो फिर वो साइमल्टेनियसली हो जाएगा। तो मेन ये है, आपको दो स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो और डिस्कशन करेंगे, और आगे प्लानिंग है कि पूरे क्लासरूम जो अपना 9th क्लास का होगा, तो कॉमन सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ताकि कम से कम 50-60 बच्चे हों, तो उनके बीच में कंपटीशन अच्छा दिखाई देगा कि कौन कितने कर पा रहा है। वो टेस्ट कोई वैसा नहीं है, बहुत मज़ेदार एंटरटेनिंग टेस्ट है, बहुत मज़ा आएगा उसको कंडक्ट करने में। ठीक है, तो सबको पता चलेगा कि कौन कितनी जल्दी आंसर दे पा रहा है और किसके कितने ज़्यादा उसमें मार्क्स आ रहे हैं। इंस्टेंट मार्क्स आते जाएंगे, और टॉप 10 उसमें आते जाएंगे जो टॉप 10 में होंगे। बाकी जो पीछे होंगे उनको खुद की स्क्रीन पे पता चलेगा कि उनकी रैंक कितनी है, और जो टॉप 10 में होंगे वो यूट्यूब पर डिस्प्ले किए जाएंगे लाइव कि हाँ ये टॉप में चल रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ टेस्ट कंडक्ट करने की अपन सोच रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, पल्ले पड़ा जो हमने बताने की कोशिश की। ठीक है, हाँ। तो आगे के लिए तैयार रहो, बहुत मज़ा आने वाला है, बस सब कुछ बढ़िया होता रहे, तो बहुत मस्ती करने वाले हैं अपन। हाँ सर, प्लीज़ टेल द डिफरेंस बिटवीन सेलिना बुक एंड सरिता अग्रवाल। ठीक है। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये कन्फ्यूज़न सरिता अग्रवाल और सेलिना की। अब देखिए, समझते हैं अपन अच्छी तरह, आवाज़ एकदम साफ आ ही रही है थोड़ी बहुत। अच्छा, प्रखर लिख रहा है थोड़ा बहुत, पता नहीं बेटा किसके लिए लिख रहा हो थोड़ा बहुत। चलो डिफरेंस की बात करते हैं फटाफट से कि क्या कहना चाह रहे थे हम। देखिए, जो सेलिना बुक है, कॉन्साइज सेलिना बुक, चाहे वो आपकी मैथ्स की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या बायोलॉजी की हो, ये बुक्स हाईली रिकमेंड करते हैं वो हर एक पर्सन जो आईसीएसई बोर्ड के लिए जो टीचर तैयारी करवाता है, बच्चे जो करते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि 99% ऑफ द क्वेश्चंस वो आते हैं कौन सी बुक से? सेलिना बुक से, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अभी तक क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होता था, समझ रहे हो, क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम्स होता था। तो अब 9th क्लास में जो बुक चल रही है कोई दिक्कत नहीं थी,
क्योंकि जो स्कूल में आपकी बुक चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर बनता था, तो वहीं से क्वेश्चंस आने होते थे, चाहे वो कंसेप्चुअल हो कैसे भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। बट 9th क्लास का क्योंकि लास्ट ईयर से बोर्ड शुरू हो गया, तो फाइनल टर्म जो है, फाइनल टर्म का जो क्वेश्चन पेपर है वो काउंसिल से आता है क्लास 9th का, और ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइम पे वो एग्ज़ाम होता है। तो अब जो काउंसिल से फाइनल टर्म के लिए पेपर आ रहा है वो कौन सी बुक से आने वाला है? सेलिना बुक से आने वाला है, समझ रहे हो? सेलिना से आने वाला है। बट जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के जो क्वेश्चन पेपर बनना है वो कौन सी बुक से आने वाले हैं? जो स्कूल रिकमेंडेड कर रहा है आपको, सरिता अग्रवाल जनरली, ठीक है। तो अगर आप सरिता अग्रवाल से पढ़ रहे हो, अब समझना, सबसे पहली बात बेटा सिलेबस दोनों में सेम है, सेलिना में भी वही चीज़ है, सरिता अग्रवाल में भी वही चीज़ है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट सेंटेंसेस की, एग्जैक्ट फिल इन द ब्लैंक्स की। सेलिना बुक से बोर्ड एग्जाम में वर्ड टू वर्ड आता है, समझ रहे हो? वर्ड टू वर्ड आता है सेलिना से। तो अगर सेलिना को आपने दिमाग में डाल लिया तो 100 आउट ऑफ 100 गारंटीड है आपके 9th में भी और 10th में भी, ये समझ लो ध्यान से। सेलिना बुक सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड है, जितना सेलिना से पढ़ोगे उससे बाहर 9th के फाइनल टर्म बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, पहली बात। सरिता अग्रवाल में थोड़ा डिटेल में है, सो सर वी हैव टू बाय सेलिना बुक, रुक जाओ सरिता अग्रवाल में थोड़ा डिटेल में है, ठीक है। अब उस डिटेल की अगर आपको ज़रूरत है, अगर इंटरेस्टेड हो कि नहीं सर सेलिना में तो बहुत कम दिया है, हमें और पढ़ना है, अभी से और पढ़ना है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर आपका प्लान 11th तो 12th में बायोलॉजी लेने का है तो आप दोनों बुकों से पढ़ो, सेलिना से भी और सरिता अग्रवाल से भी, क्योंकि 11th 12th में सरिता अग्रवाल से ही पढ़ोगे, सेलिना नहीं है 11th 12th की बायो में, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें, आपका 11th क्लास में बायो लेने का कोई प्लान नहीं है, आप बेसिक बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो 9th 10th की और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो आप सेलिना से पढ़ो। अब समझना, अगर आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सिलेबस भी सेलिना से पढ़ रहे हो, ठीक, बट अगर स्कूल सरिता अग्रवाल बुक चला रही है तो क्वेश्चन पेपर किससे आएगा? सरिता अग्रवाल बुक से। तो हो सकता है आप वो बहुत चीज़ें मिस कर दो, क्योंकि आपने तो सेलिना पढ़ी है, क्वेश्चन पेपर आया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का सरिता अग्रवाल बुक से, तो हो सकता है आप स्कोर ना कर पाओ। बट फाइनल टर्म का जो क्वेश्चन पेपर आएगा बोर्ड से, उसकी गारंटी है कि वो सेलिना से ही आएगा। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में मार्क्स स्कोर करना चाहते हो कि फाइनल टर्म बोर्ड में आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। बहुत तेज़ दिमाग अगर आप लोग का चलता है, सब कुछ कर सकते हो, तो हम बोलेंगे कि सेलिना से पहले अच्छी तरह रीड कर लो, समझ लो चीज़ें, और फिर सरिता अग्रवाल की एक रीडिंग मार लो, ताकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट सरिता अग्रवाल में दिए हैं वो भी आप कवर कर लो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, समझे पीयूष? तो अब वो आपके ऊपर है कि आप दोनों खरीदना चाहते हो कि एक। हम जो रिकमेंड कर रहे हैं बेटा, हम ये चाह रहे हैं कि आप सेलिना बुक जो है वो आप लेटेस्ट एडिशन परचेज कर लो, जो आपके फाइनल टर्म में काम में आएगी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सरिता अग्रवाल बुक अगर पॉसिबल हो तो पुरानी अरेंज कर लो, किसी सीनियर से अरेंज कर लो जिनके पास ऑलरेडी सरिता अग्रवाल बुक है। नई बुक खरीदने में पैसे बर्बाद ना करो। बट अगर अरेंज नहीं हो पा रही है सरिता अग्रवाल बुक और फिर भी आप पढ़ना चाह रहे हो तो फिर आप खरीद सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देख लें हम क्या कह रहे हैं। सो सर इन स्कूल वी कैन स्टडी सरिता अग्रवाल एंड इन बैच वी कैन स्टडी सेलिना। हम बेटा कोशिश करते हैं दोनों बुक से पढ़ाने की। अपन जो कोचिंग में पढ़ेंगे, बैच में लेंगे, जो भी चीज़ है वो दोनों बुक का कवर करेंगे, क्योंकि अपने बैच में सिर्फ अपने स्कूल के नहीं बाकी दूसरे स्कूलों के भी स्टूडेंट्स आते हैं, और दूसरे स्कूलों में जनरली सेलिना बुक रेफ़र की जाती है। तो अपन सरिता और सेलिना दोनों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी आप जो बुक खरीदना चाहते हो वो खरीद लेना। आपको हमने वजह बता दी कि किस तरीके से ये सब डिसाइडेड है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अपने जो स्कूल है या जो अपन इधर बात करें स्कूल्स में, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तो सेलिना बुक चल रही है, ठीक है।
प्रॉब्लम फंस जाती है बायोलॉजी में। बायोलॉजी की सेलिना बुक नहीं चलती है, बायोलॉजी की सरित अग्रवाल बुक चलती है। तो ये जो अपन अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में फेस नहीं होती है। केमिस्ट्री की तो सेलिना ही बताइए आपको हमेशा से, प्रॉब्लम फंसती है बायो में, यहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछो, फिर अपन बंद करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बाकी चैप्टर ख़त्म करेंगे अपन पहले, उसके बाद फिर क्विज होगा, बड़ा मज़ा आएगा उस क्विज में भी। चलिए तो फिर मज़े करो, एंजॉय करो, मस्ती करो, ऐश करो बढ़िया लॉकडाउन में घर के बाहर मत निकलना चलिए ठीक है। आई डोंट हैव, आकांक्षा ने कहा आई डोंट हैव सेलिना केमिस्ट्री बुक ऑल्सो। वो तो खरीदना पड़ेगी बेटा आपको आकांक्षा, जब भी अवेलेबल हो तो केमिस्ट्री की सेलिना खरीद लेना, वो तो स्कूल में भी शायद चल रही है। अब रिसेंटली पता नहीं अगर बुक चेंज हो गई हो तो, क्योंकि क्लास 9th 10th में अभी हाल फिलहाल कौन सी बुक रिकमेंडेड है वो हमें भी आइडिया नहीं है। ठीक है, हो सकता है सेलिना ही चालू हो गई हो इस साल से, सरिता अग्रवाल ना हो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और पता चला कि सारी बुक्स ही बदल गई तो भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अभी प्रायोरिटी सेलिना बुक रखो चारों सब्जेक्ट की, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। बाकी फिर जो स्कूल बुक चला रहा है उसको फिर अपन बाद में देखेंगे क्या कैसे डील करना है। ठीक है, आई हैव गॉट सेलिना, आई हैव ऑर्डर्ड बुक्स ऑनलाइन। ठीक है कांक्षा सर, इन 10th बोर्ड फ्रॉम विच बुक वी हैव टू लर्न। 10th बोर्ड के लिए तो बेटा सेलिना, सरिता अग्रवाल छूना भी नहीं, मतलब अगर एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए। और 10th में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्कूल में क्या चल रहा, कौन सी बुक चल रही 10th में, स्कूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोर्ड के लिए तैयारी करोगे 10th में, समझ, और उसको स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो अभी 9th निकालो पहले, 10th एक साल बाद अपन डिस्कस करेंगे, अभी से परेशान मत हो। ठीक है, तो चलिए फिर रखते हैं। टीचर शुड नॉट से एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, परेशान होने वाली बात नहीं है। मेन मैटर करता है बेटा कि आप पढ़ाई करो और अच्छी तरह करो, मार्क्स लाओ, वो मेन मैटर करता है। डिसिप्लिन के साथ, ईमानदारी के साथ एक अच्छे स्टूडेंट बन के आपको पढ़ाई करना है, ये मैटर नहीं। अब आप कोई सी भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर आप क्लास में अच्छी तरह डेकोरम मेंटेन करके रख रहे हो, डिसिप्लिन के साथ तरीके से पढ़ रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो हर एक टीचर की, तो कौन सी भी बुक से पढ़ो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम हो अगर, तो एग्ज़ाम में अगर मार्क्स आते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न मिलना चाहिए कि हाँ पढ़ रहे हो, बस पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक, ये नहीं कि एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो और फिर बोल रहे हो सर मैं तो दूसरी बुक से पढ़ रहा हूँ और कोई सी भी बुक से पढ़ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो ये आपको हक तब मिलेगा जब आप अच्छा कर रहे हो, और जब अच्छा करोगे तो कोई टीचर कुछ नहीं बोलता है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अच्छी तरह पढ़ाई करोगे, अच्छे बच्चे बन के रहोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझ रहे हो? तो बस ये है। बहुत बच्चे 9th में आते ही साथ बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, एकदम से समझने लगते हैं कि हीरो बन गए, अब तो 9th में आ गए। तो ऐसे नहीं होना है, अच्छे बच्चे बन के रहना है और अच्छी तरह पढ़ाई करना है 9th में 10th में, आगे पूरे फ्यूचर के लिए। करेंगे अपन बहुत सारा डिस्कशन आगे, बहुत सारा आपकी एजुकेशन से रिलेटेड। बट हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 12:12 हो गए हैं, तो ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल 11 बजे दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे। और पढ़ाई लिखाई कर लेना, रिवीजन कर लेना। ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पे भी डल जाएगी दोपहर तक, 3-4 बजे तक होपफुली हम डाल देंगे। तो जिसका जो भी मिस हो गया, स्किप हो गया, दोबारा एक बार देख लेना। ठीक है सर, टॉक लाइव ऑन यूट्यूब आएंगे बेटा यूट्यूब पर भी आएंगे, कोशिश है पूरी। एक्चुअली कुछ गैजेट्स खरीदना है हमें काफ़ी सारे, बट क्या है शॉप्स बंद है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई। आवाज़ आ रही है क्या? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? दिखाई नहीं दे रहे क्या? ये क्या हो गया? दिखाई देना बंद कर दिए शायद, है ना? विजिबल साउंड, गुड। अच्छा चलिए ठीक है, रखते हैं बेटा। ठीक है, चलो बाय। अगर हम दिखाई दे रहे हैं तो बाय बाय, और कल मिलते हैं 11 बजे, रिवाइज कर लेना। एंड टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड डे, ओके बाय। काट सकते हो फ़ोन अब धीरे धीरे। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। पढ़ते रहो, मज़े करते रहो।
भाई, अब हम ही को हटाना पड़ेगा तुम लोग को। चलो बाय बाय, बाय बाय असद। चलिए सभी लोग चले गए हैं, तो अगर आप यहाँ तक अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो आई बटन पर क्लिक करें यूट्यूब पे, अगर आपको ये चीज़ मिलेगी, और सेलेक्ट करें और वोट करें उस चीज़ को। चलिए तो बाय बाय, पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, बाय।